हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इवापोरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से इवापोरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, इट इज़ बल्क फिनोमिना। ये रॉन्ग है, ये बल्क नहीं सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर होता है। सेकेंड, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। ये भी रॉन्ग है, ये स्लो प्रोसेस है अगर बॉइलिंग से हम इसे कंपेयर करें। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, ये करेक्ट है। इवापोरेशन सभी टेम्परेचर्स पर होता है। हालांकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है कि इस पर इवापोरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर हमें चाहिए इवापोरेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसमें इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। नाउ 450 केल्विन टेम्परेचर में बी रिटर्न इन सेल्सियस स्केल एज। केल्विन को जब हम चेंज करते हैं सेल्सियस में तो माइनस करते हैं 273। सो 450 माइनस 273, 4, 10, 7, 14, 7, 7, 14, 1, 170, 177 ही होना चाहिए। 14, 15, 2, 3, 4 ये रॉन्ग है, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, 177 होगा। 177 सी ऑप्शन करेक्ट है, या तो फिर इसमें नन ऑफ दीज होता। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 से। सेल्यूलोज, क्रोमोसोम्स, सेल ऑर्गेनल्स, जीन्स, साइटोप्लाज्म, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, प्लांट सेल वॉल, न्यूक्लियस। तो जीन्स ये फंक्शनल सेगमेंट है ऑफ DNA। सेल्यूलोज फॉर्म करता है प्लांट सेल वॉल को, जो उसे एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रेंथ देता है और हेल्प करता है शेप को मेंटेन करने में। देन क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में, एंड सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म। तो यानी कि A की मैचिंग है 3 से। A3 B4 दोनों में B4 है। C1 एंड D2 इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नाउ 4 कार्स A, B, C एंड D आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। 4 कार्स हैं, मूव कर रही है A, B, C, D। उनकी जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है वो आपको गिवन है इस फिगर में। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। फर्स्ट इज कार A इज़ फास्टर दैन कार D। A कार फास्टर है, D से रॉन्ग है। देखो, अगर इसको हम देखें, सभी ने 0 टाइम 0 डिस्टेंस से स्टार्ट किया, टाइम बढ़ता गया, डिस्टेंस जो उन्होंने कवर की वो भी बढ़ती गई। अगर किसी इस पर्टिकुलर टाइम पर हम देखें तो इस टाइम पर कार B इस पोजीशन पर है, इतनी डिस्टेंस मतलब उसने कवर की, मान लीजिए 10 है। कार A यहाँ पर है, मान लीजिए 15 है या 20 है। फिर इस टाइम पर D कार यहाँ पर है, सेम टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें यहाँ, तो मान लीजिए ये 35 है, और C कार तो बहुत ही ऊपर है, ये होगी अराउंड 50 के अराउंड। तो सेम टाइम पर कार B सिर्फ 10 किलोमीटर चली, अगर किलोमीटर्स में हम ले, A 20 चली, तो यानी कि A फास्टर है B से, D फास्टर है A से, C फास्टेस्ट है, इन सब में सबसे तेज़ चल रही है। तो A फास्टर नहीं है D से, क्योंकि A का ग्राफ आप देखेंगे नीचे है, ये रॉन्ग है। B स्लोवेस्ट है, ये बिल्कुल सही है, B स्लोवेस्ट है। D भी फास्टर नहीं है C से, क्योंकि C तो फास्टेस्ट है। C स्लोवेस्ट नहीं है, तो इसमें करेक्ट है B ऑप्शन। B इज़ द स्लोवेस्ट। नाउ सम क्रश्ड आइस इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड। कुछ आइस को आपने क्रश किया, टेस्ट ट्यूब में रखा, वार्म उसको गर्म किया, तो आइस मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं और फ्री हो जाते हैं टू मूव, साइज चेंज करते हैं, हीट एनर्जी गेन करते हैं एंड एस्केप एंड नो गेन ओनली, दे बिकम क्लोजर नहीं होते बल्कि दूर होते हैं एक दूसरे से, हीट एनर्जी को गेन करेंगे, मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशंस। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ ऑर्गेनल विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स इज। कौन सा वो ऑर्गेनल है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग्स और टॉक्सिन्स के डिटॉक्सिफिकेशन में? ये है स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिवर सेल्स में मिलता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए कोई कार A से B पॉइंट पर जाना है उसको,
तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होगी। और मान लीजिए वो ऐसे घूम के गई तो ये उसकी डिस्टेंस है। ये मान लीजिए उसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, लेकिन शॉर्टेस्ट ये बिल्कुल सीधा रास्ता होता 40 किलोमीटर्स का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो कितना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे हो सकता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वही एक्चुअल डिस्टेंस हो। जो कार है वो सीधी ही जाती, दोनों 40-40 हो, तो उस केस में ये 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है सबसे छोटी डिस्टेंस। तो यानी कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो इस केस में अगर इक्वल है, मान लीजिए दोनों जैसे हमने देखा 40-40 है तो 1 हो जाएंगे। और अगर छोटा है, मान लीजिए 40 और डिस्टेंस ज़्यादा है, एक्चुअल डिस्टेंस 50 है, तो इस केस में आंसर लेस दैन 1 आएगा। आप कैंसिल करेंगे, 1 जा भी टेबल नहीं चलेगी, हम 0 लगाएंगे फिर पॉइंट, देन आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि वो या तो 1 होती है या फिर उससे कम, मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। हमेशा लेस देन 1 नहीं होती, 1 भी हो सकती है। हमेशा इक्वल टू 1 भी नहीं होती, उससे कम भी हो सकती है। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो मोर दैन 1 तो कभी नहीं होगी, इक्वल और लेस दैन 1, या तो इक्वल होगी या फिर 1 से लेस होगी। ना द प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, प्लांट सेल में प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि वो एक हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है। हाइपरटोनिक मतलब कि जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल्स के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। अंदर से जो वाटर है वो मूव करेगा बाहर की तरफ ऑस्मोसिस की वजह से, और जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कि वेलोसिटी से एक ट्रेन मूव कर रही है, कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी नेक्स्ट 3 मिनट्स, अगले 3 मिनट में। तो पहले मिनट्स को चेंज करते हैं सेकेंड्स में, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमें पर सेकेंड में गिवन है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम था 3 मिनट्स, यानी कि 3 × 60 सेकेंड, 6 3 = 18, 180 सेकेंड्स। इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 180 सेकेंड्स। 18 4 = 72 एंड 2 zeros 7200 मीटर्स। इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ सेल विल स्वेल अप इफ़, कोई सेल स्वेल अप होगी यानी कि वाटर उसमें एंटर करेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल हायर नहीं होगा। सेल में अगर हायर है तो फिर वो बाहर की तरफ जाएगा, तो ये रॉन्ग है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर, बाहर की तरफ सराउंडिंग में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैन वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल, तो वाटर अंदर आएगा और सेल जो है वो स्वेल अप होगी। इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। ये थे फर्स्ट 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन बी। अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो इस तरीके से एक बॉडी ट्रैवल करती है सेमी सर्कुलर मोशन में, यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसकी रेडियस है 10, ये रेडियस है 10 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको काउंट करनी है। डिस्टेंस तो उसने ये कैलकुलेट करनी है, ये कवर की डिस्टेंस, तो यानी कि ये जो एक सेमी सर्कुलर है उसके सरकमफेरेंस आपको फाइंड करनी है। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो उसकी सरकमफेरेंस होगी πr। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्चुअल डिस्टेंस जो वो ऑब्जेक्ट गया है ऐसे, वो होगी πr। पाई को 3.14 ले लेते हैं क्योंकि रेडियस हमारे पास 10 है। 22/7 लेंगे तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 31.4 मीटर। ये डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है अगर वो यहाँ से सीधा जाता, तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये है, ये एक्चुअली में डायमीटर है इसका 10 + 10 यानी कि 2r। तो डिस्प्लेसमेंट है 2r यानी कि 2 × 10 20 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 है और एक्चुअल डिस्टेंस 31 है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस ऑफ RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में 1 मार्क के ही हैं दोनों क्वेश्चंस, एक भी डिफरेंस काफ़ी होगा। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स हैं वो उसके आउटर सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो रफ दिखाई देते हैं, रफ लगते हैं. सो RER हैज़ राइबोसोम्स attached to its outer surface so it appears rough. और इसमें appears rough वही लिख देंगे सेम. it does not have ribosomes on its surface so the outer surface appears smooth. does not ऐड करना है बस, बाकी सेंटेंस एज इट इज़. देन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास मिलती हैं. RER इज़ प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये होती है सेल मेम्ब्रेन के पास. नंबर 2 प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन. ओके, 2 डिफरेंसेस काफ़ी है. नेक्स्ट, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ये सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, और ये परमिएबल होती है, अलाउ करती है सेल वॉल के थ्रू परमिएबल पास होना, मीएबल. ओके, देन ये सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक. ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, हार्ड एंड रिजिड. और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनती है. नंबर 4 मेड अप ऑफ ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली, इसमें भी 2 डिफरेंसेस काफ़ी है. वैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनती है और ये सेल्यूलोज की बनती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर इज एसेंशियल. एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों गैसेज का डिफ्यूजन वाटर में ज़रूरी है. तो बहुत सारी गैसेस वाटर में डिफ्यूज़ड होती है. जैसे एग्जांपल अगर हम दें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर में डिफ्यूज़ड होती है, तो जो कि एसेंशियल है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ही ब्रीद इन करके सर्वाइव करते हैं. सिमिलरली प्लांट जो वाटर में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टेक इन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, तो इसीलिए गैसेस का डिफ्यूजन वाटर में एसेंशियल है. तो आप कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर इज एसेंशियल एज गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन वाटर आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ aquatic plants एंड एनिमल्स. 2 मार्क का क्वेश्चन, इतना भी काफ़ी है. थोड़ा और एक्सप्लेन अगर आप करेंगे, एनिमल्स ब्रीद इन दिस ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड प्लांट्स कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये 2 फिगर्स आपको गिवन है. बाहर H2 है, H2O है, वाटर है, और ये 2 सेल्स हैं. ये सेल श्रिंक हो गई है और ये सेल स्वेल अप हो गई है. तो इसमें ज़रूर ये जो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन है वो हायर होगा, तो उससे पानी अंदर आ गया है, और इसमें अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से जो वाटर है वो बाहर चला गया है, सेल श्रिंक हुई है. क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट हैज़ हैपेंड टू सेल A एंड B, एक्सप्लेन. सो द सेल A बिकेम टर्जिड. सेल A बिकेम टर्जिड मतलब स्वॉल अप हो गई है. एंड सेल B प्लामोलाइज्ड. सेल B श्रिंक हुई है, सो इट बिकेम प्लामोलाइज्ड. ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोल्यूशन इनटू विच सेल A एंड B आर प्लेस्ड. सेल A में वाटर क्योंकि अंदर गया, मतलब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में थी.
तो सॉरी हाइपोटोनिक, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा थी. सो इट वॉज इन सेल ए वॉज इन हाइपोटोनिक solution and cell A was in hypertonic solution. Then name and explain the process that has taken place in cell A and B. तो जो पूरा प्रोसेस है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे. सो सेल A is placed in hypotonic solution. This results in the inflow of water and swelling of the cell. The cell become turgid. Then cell B is placed in hypertonic solution. This solution, this results in the outflow of water from the cell and the cell shrinks. So the cell becomes plumalized. ठीक है, बस चलो लिख देते हैं. So process ये है that cell A is placed in hypotonic solution. So this results in the inflow of water and swelling of the cell. Then cell B is placed in hypertonic solution. This results in outflow of water and the cell shrinks. Okay, next. Now इसके और में क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है शायद. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. चलो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. देन न्यूक्लियस इज एब्सेंट. इन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्युलर होती है, सिंगल सेल इनमें होती है, सेल्यूलर. एंड दे आर मल्टीसेल्युलर. देन इनमें सेल वॉल होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट. इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट. देन इनमें लाइजोसोम्स नहीं होते, लाइजोसोम्स इज एब्सेंट. इनमें लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स इज प्रेजेंट. एंड 5 लिखने हैं. सो एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट. नाउ द ब्रेक्स अप्लाइड to a car produces an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रेक अप्लाई किए तो एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यानी कि A इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर. अच्छा, आफ्टर ब्रेक है तो माइनस होगा, माइनस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. ठीक है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में. इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स. ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार ने 2 सेकेंड्स लिए रुकने के लिए, तो टाइम है 2 सेकेंड्स. एंड फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 0, क्योंकि कार रुक गई है. 0 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. डिस्टेंस बतानी है जो उसने ट्रैवल की इस टाइम में, उन 2 सेकेंड्स में. सो पहले u कैलकुलेट करते हैं. डिस्टेंस तो हम फाइंड करेंगे s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. a पता है, t पता है, u फाइंड करना है हमें पहले. तो u फाइंड करते हैं. v इक्वल होता है u प्लस ए टी. सो v है 0, u हमें फाइंड करना है. a है -6 एंड टाइम है 2. तो ये होगा 6 2 ज़ा 12. u हो जाएगा, इधर आएगा 0 इक्वल टू u माइनस 12. तो u इक्वल हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. u मिल के अभी इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. s इक्वल यू टी यानी कि 12 इंटू टी 2 प्लस हाफ a यानी कि -6 t स्क्वायर टाइम इज़ 2 स्क्वायर. एक 2 कैंसिल हो जाएगा. तो 12 2 ज़ा 24.
24 माइनस 6 2 ज़ार 12, 24 माइनस 12 इज़ 12। तो कार ने डिस्टेंस कवर की है रुकने से पहले 12 मीटर की। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉप इज़ 12 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट। यू आर गिवन द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विद देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कुछ सब्सटेंसेज गिवन है, उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। डिग्री सेल्सियस में एक्स का मेल्टिंग पॉइंट है -219 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -183 बाई 119। ठीक है, रूम टेम्परेचर देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, की फिजिकल स्टेट बतानी है एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। एक्स को देखते हैं, अगर किसी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी रूम टेम्परेचर से कम है -183, रूम टेम्परेचर अगर ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट से, तो यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट है गैस, वो एक गैस है। तो एक्स इज़ फिजिकल स्टेट इज़ फॉर एक्स फिजिकल स्टेट इज़ गैस। देन वाई में मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है उस रूम टेम्परेचर से। तो रूम टेम्परेचर अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम है इज़ लेस दैन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही होगा देन मेल्टिंग पॉइंट, तो यानी कि वो एक सॉलिड है, सॉलिड। और अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, यानी कि वो एक लिक्विड है। इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन मेल्टिंग पॉइंट बट लेस दैन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि सी में है 30, 15 से तो बड़ा है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो यानी कि उसकी जो स्टेट है वो है लिक्विड। ओके, नेक्स्ट। इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब है जो हीट एनर्जी हमें चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज किए बिना उसकी स्टेट हमें चेंज करनी है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाना है। और लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तब होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है वो हीट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत हमें है टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से उसे लिक्विड बनाना, टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। देन वेपराइजेशन, यानी कि वो हीट एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the heat energy required to change a substance from liquid to gas at its boiling point without changing its temperature. Okay, next. Now section D. Draw the label diagram to show animal cell and label. अच्छा, animal cell का diagram draw करना है, label the following parts. इन parts को label करना है। पावर हाउस ऑफ सेल, नाम लिख लेते हैं सभी के, फिर देखेंगे। सेल का पावर हाउस है माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइड बाय साइड पिक्चर ओपन करते हैं। ओके, सो ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट इज सुसाइड बैग, ये है लाइजोसोम्स। सो ये लाइजोसोम, सिर्फ इन्हीं को ही आप लेबल करेंगे, इसमें तो सभी चीज़ें हैं, ये आपकी बुक की पिक्चर है। सो लाइजोसोम, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो लिपिड्स और प्रोटीन्स को पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम करते हैं गोल्जी ऑपरेटस। ये है गोल्जी ऑपरेटस। ओके, इनको आप माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल एंड गोल्जी ऑपरेटस। ओके, नेक्स्ट is comment on the following statements. Answer any 5 of these. Evaporation causes cooling. Evaporation से cooling होती है क्योंकि जो liquids हैं
वो उनके सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज लिक्विड्स अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर surroundings. Then why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? ice cold water अगर ग्लास में है तो उसके सरफेस के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। जब वार्म एयर हिट करेगी उसके सरफेस को तो एयर में जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपको उसके सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वेस सोल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। एयर में अगर ह्यूमिडिटी है मतलब कि ऑलरेडी उसमें वाटर वेपर्स है पहले से ही, तो हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है विद वाटर वेपर्स, तो अभी और मुश्किल होता है हमें एयर में वाटर वेपर्स को ऐड करना, तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो दिस इज़ बिकॉज ह्यूमिडिटी इज the amount of water vapor in the air, and high humidity means the air is already saturated with water vapors, with water vapor, and it's harder to add more water vapors to the air, because there is already some water in the air, so the rate of evaporation decreases. नेक्स्ट इज कॉटन इज सॉलिड बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई? कॉटन सॉलिड है लेकिन फिर भी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि कॉटन में पोर्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है और फिर वो वाटर से लेस डेंस हो जाती है। सो बिकॉज कॉटन हैज़ टाइनी पोर्स एंड एयर गेट्स ट्रैप इन देम, resulting in a lower density than water, या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉटन इज लाइटर दैन वाटर, या फिर बिकॉज इट इज लेस डेंस दैन वाटर। नेक्स्ट, आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस वाइल वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आइस सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप है due to strong intermolecular force, because ice has definite volume and definite shape due to strong intermolecular force, and water is liquid at room temperature because it has definite volume and no definite shape, indefinite shape. Water is liquid at room temperature because it has definite volume but no definite shape due to weak intermolecular force. Intermolecular force of attraction. Okay, next. Now sugar crystals dissolve faster in hot water than cold water. कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में हॉट वाटर गर्म पानी में शुगर क्रिस्टल्स ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो हॉट वाटर है उसमें मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करते हैं और फिर फास्टर मूव करते हैं, और जितनी फास्टर वो मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा बार वो शुगर के कांटेक्ट में आएंगे, जिससे शुगर फास्टर डिज़ोल्व होगी। सो रीज़न बीइंग दैट व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी and move faster as they move fast, so they
come in contact with the sugar more often causing it to dissolve faster. ओके नेक्स्ट। इसके और में क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 5 को आप आंसर कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स। रेट ऑफ इवापोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, मोर सरफेस एरिया, द मोर सरफेस एरिया लिक्विड हैज़ द फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन, फास्टर इट इवापोरेट्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे अगर कोई खाने की चीज़ें जैसे आपको ठंडा करना है तो आप उसे प्लेट में फैला कर रख देते हैं, ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। या फिर क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन स्प्रेड आउट टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। अगर आप वैसे रख देंगे उनको फोल्ड करके वेट क्लोथ्स को, तो ठंडे नहीं होंगे, सॉरी ड्राई नहीं होंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम है, उनसे जो वाटर है वो इवापोरेट नहीं होगा, तो इसलिए हम उन्हें फैला कर रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज सरफेस एरिया, देन सेकेंड टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर फास्टर अ लिक्विड इवापोरेट्स, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा और वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी, इसमें उल्टा है, टेम्परेचर में हायर टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन। थर्ड है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवापोरेशन का रेट उतना ही कम होगा। द हायर द ह्यूमिडिटी इन द एयर द स्लोअर द लिक्विड इवापोरेट्स, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऑलरेडी एयर अगर सैचुरेटेड है, पहले से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है, स्लो प्रोसेस होता है फिर उसका। सेकेंड इज़ विंड स्पीड, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो इवापोरेशन है वो फास्टर होगा। जैसे खाने को ठंडा करने के लिए आप फ़ैन ऑन कर देते हैं, हवा जब चलती है तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। सिमिलरली कपड़े भी हवा अगर चल रही है तो जल्दी सूखते हैं। 4 पॉइंट्स हो गए, 5 मार्क का क्वेश्चन है। एक हम लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होता है, मोर देन रेट ऑफ इवापोरेशन स्लोअर, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पुश डाउन करता है वाटर के सरफेस को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना उससे मुश्किल हो जाता है। ओके, इन 5 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी द टाइम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किन्हीं 4 को आंसर करना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ओ, ज़ीरो से, ज़ीरो स्पीड ज़ीरो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ स्पीड इंक्रीज़ होती गई, ए पॉइंट तक स्पीड इंक्रीज़ हुई। देन ए के बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जो क्या चीज़ है, कार या जो भी है, वो चलता रहा। देन बी तक, उसके बाद स्पीड डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पर सी पर आकर स्पीड ज़ीरो हो गई, यानी कि वो रुक गया, एट रेस्ट है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी तो फ्लैट है, सो नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर इसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नेक्स्ट, नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन है, ये इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन में हमें स्लोप फाइंड करना है ऑफ ओ ए। सो स्पीड देखते हैं, स्पीड यानी कि ये है 6 मीटर और टाइम कितना लिया 4, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6/4, 6/4 यानी कि स्पीड बाय टाइम, तो 4 1s 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0.25s are 10, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। सो 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। इस टाइम पर उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया उसने, टाइम है 4 से लेकर 10 सेकेंड में टाइम है, 4 सेकेंड तक
अलग स्पीड से चली, 4 के बाद वो कांस्टेंट हुई है, तो 4 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स यानी कि 6 सेकेंड्स तक उसने ये 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चली है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 36 मीटर। या फिर दूसरा तरीका ये है, स्पीड जब हम फाइंड करते हैं तो इसके नीचे जो एरिया है इसको फाइंड करेंगे। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। ये भी 6 है, नीचे अगर हम देखें ये भी 6, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू 6। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं 36 मीटर्स। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।